आइए आज हम लोग प्रारंभिक नगरों की कहानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व अर्थात अध्याय 1 के कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पहला प्रश्न देख रहे हैं, आपका पहला प्रश्न है हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया। प्रश्न पहले समझिए, फिर हम लोग इसके उत्तर पर चलेंगे। हड़प्पा टीले, टीला, ठीक है ना, टीला मतलब समझते हैं ना, जैसे कि हम बैक की क्लास में चर्चा किए थे कि नदियों के द्वारा किन किन चीज़ों का निर्माण होता है। तो आप प्रश्न पढ़े थे, किन किन चीज़ों का निर्माण पढ़े थे बताइए। वी आकार की घाटी का, वी आकार की घाटी का, और बताइए नदी की, वी आकार की घाटी, विसर्प और गड्ढा। तो इन तमाम चीज़ों का जो निर्माण हुआ है वो नदियों से हुआ है। ठीक उसी तरह से हड़प्पा टीला का जो निर्माण हुआ है वो आपको इस नदियों के द्वारा, जिस तरह से नदियों के द्वारा अभी आप देखे थे कि गड्ढे का निर्माण हुआ, इसके बाद आपको जो है सो ये विसर्प का निर्माण हुआ, और इसके बाद अब वी आकार की घाटी का निर्माण हुआ। ठीक उसी तरह से हड़प्पा जो सभ्यता है उसका जो निर्माण हुआ है वो एक टीला के रूप में उसका रूप देखा गया। मतलब कि हड़प्पा का रूप कैसा देखा गया? टीला के रूप में। बात समझ में आ रहा है ना। तो हड़प्पा टीले का उल्लेख, यानी कि उल्लेख का मतलब वर्णन, हड़प्पा टीले का उल्लेख यानी कि वर्णन। तो हड़प्पा टीले का उल्लेख जो है सबसे पहले, सर्वप्रथम की बात हो रही है, सबसे पहले 1826 ईस्वी में किसने किया। अब यहाँ पर कुछ बच्चे हड़प्पा देखते ही इसका आंसर मारने लगेंगे दयाराम साहनी, जो कि गलत है। यहाँ प्रश्न समझना है, हड़प्पा स्थल का खोज वो किया है, लेकिन यहाँ कहता है कि हड़प्पा टीला के बारे में। किसके बारे में? हड़प्पा टीला के बारे में। हड़प्पा टीला के बारे में जो सबसे पहले कहीं पर वर्णन किया है। कहीं पर? कहाँ? किताब में, इतिहास में। बात समझने के समझ रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सबसे पहले वर्णन किया है वो किया है आपको चार्ल्स मैसन। जैसा कि आप आंसर देख रहे हैं, चार्ल्स मैसन, चार्ल्स मैसन। और ये कब किया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1826 ईस्वी में। कब किया है? 1826 में। बिल्कुल। एक बार पुनः प्रश्न पढ़ाइए। हड़प्पा टीले के बारे में सबसे पहले 1826 ईस्वी में वर्णन किसने किया या उल्लेख किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैसन। बात समझ में आया ना। और चलिए अब बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ? 1921 में। नहीं, हड़प्पा स्थल जो है वह सिंधु सभ्यता का सबसे पहला स्थल था, और इसी वजह से तो इस टीले का, ये हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है 1921 ईस्वी में हुआ है। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, एक प्रश्न और सीख लीजिए कि हड़प्पा जो है वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। बिल्कुल। आइए चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? यहाँ पर हम लोग दो प्रश्न को सीखेंगे। सबसे पहले हम मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है ना, मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 ईस्वी में किसने किया? यहाँ दो प्रश्न बन रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई है? 1922 ईस्वी में। कब हुई है? 1922 में। लेकिन किसने की है? तब इसका आंसर हो जाएगा आपको राखलदास बनर्जी। किसने की है? राखलदास बनर्जी। अब बताइए कि मोहनजोदड़ो जो है इसका खोज कब हुआ है? 1922 में। चलिए, अब मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखलदास बनर्जी। अगर आपसे पूछ दे कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में, तो याद रखिएगा जिस तरह से हड़प्पा पाकिस्तान में है, ठीक उसी तरह से मोहनजोदड़ो जो है यह भी आपको पाकिस्तान में ही अवस्थित है। बात समझ में आया ना। चलिए अगला आपका प्रश्न है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण। किसका प्रमाण? हल का प्रमाण। अच्छा, हल समझते हैं कि नहीं? वो समझते हैं, बताइए। अंग्रेजी में इसको पुलाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुलाव। जो आप लोग पुलाव खाते हैं, ठीक है, तो उस पर याद कर लीजिए, इसको पुलाव बोला जाता है। ठीक है, पुलाव मतलब हल होता है। तो हल, जिससे कि हल बैल से जो खेती बाड़ी की जाती है ना, उस बात समझ में आ रहा है? जिस यंत्र से खेती बाड़ी का काम किया जाता है हल जोतने के लिए, बात समझ में आ रहा है, उसे ही हम लोग हल कहते हैं। तो हल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पुलाव मतलब हल होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला? देखिए, हल का जो प्रमाण मिला है या जुते हुए खेत का प्रमाण, याद रखिएगा। यहाँ पर दो प्रश्न, एक प्रश्न से दो प्रश्न सीखिए आप लोग। हल का प्रमाण कहे
या जुते हुए खेत का प्रमाण कहें। ये कहाँ पर मिला है? तो कालीबंगान में मिला है। कहाँ पर मिला है? कालीबंगान में। कहाँ पर मिला है? कालीबंगान में। तो बताइए कि हल का प्रमाण कहाँ पर मिला है? कालीबंगान में। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला है? कालीबंगान में। अगर आपसे पूछते कि कालीबंगान का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया। कालीबंगान का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। बिल्कुल, जो महिलाएं लोग काले रंग की चूड़ी पहनती है उसको ही हम लोग काले रंग की चूड़ियाँ यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बाद है आपको हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त, बता रहे थे यहाँ पर उत्तल और अवतल के बारे में। एक बार पुनः इस पर हम डिस्कस करते हैं और आप लोग समझिएगा। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरावेद ने प्रकाश डाला था? ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से आप पढ़े थे कि हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम जो है वो चार्ल्स मैसन ने किया है, और वो कब किया था? 1826 ईस्वी में। ठीक उसी तरह से कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में जो अवतल चक्की, कौन चक्की? अवतल चक्की। अवतल चक्की पर किस पुराविद ने, पुराविद का मतलब होता है एक तरह से समझिए पुरातत्व के माध्यम से जो इतिहास निकाला उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पुराविद। जैसे कि आप एक व्यक्ति हैं और आप किसी पुरातत्व के को अध्ययन करके आप एक इतिहास निकाल देते, आप क्या कहलाएंगे? पुराविद कहलाएंगे। बात क्लियर हुआ यहाँ तक? तो कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है भाई साहब? तो देखिए कहने का मतलब ये है इस प्रश्न का कि अवतल चक्की के बारे में कौन सी इतिहासकार बताए हैं। अब तो कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे ना? चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो है अर्नेस्ट मैके। क्या है? अर्नेस्ट मैके। अर्नेस्ट मैके है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि अब अवतल चक्की क्या होता है। देखिए, अवतल चक्की का मतलब जिस तरह से आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे थे उत्तल लेंस और अवतल लेंस पढ़े थे, तो बताइए याद है आप लोग को उत्तल लेंस अवतल लेंस के बारे में? देखिए, उत्तल लेंस कैसा होता था? किनारों पर जो किनारा जो उसका होता था वो पतला होता था। बात समझ में आ रहा है? और बीच में क्या होता था? तो आपको मोटा होता था। बीच में क्या होता था? मोटा होता था। उत्तल लेंस कैसा होता है? जल्दी बताइए। किनारों में पतला, बीच में मोटा। फिर से बताइए, पूरा बोलिए। उत्तल लेंस लगा के बोलिए। उत्तल लेंस लगा के बोलिए। उत्तल लेंस का आकार किनारों में पतला और बीच में मोटा होता है। बिल्कुल, तो किनारों पर जो है आपको पतला और बीच में कैसा होता था? मोटा होता था। ठीक है, तो ठीक उसी तरह से अवतल चक्की जो पाया गया वो चक्की को देखा गया कि वो किनारा पर पतला था और बीच में कैसा था? मोटा था। इसीलिए उसका नाम पड़ा अवतल चक्की। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो अवतल चक्की के बारे में सबसे पहले किस इतिहासकार ने प्रकाश डाला है भाई साहब? अर्नेस्ट मैके। किसने डाला है? अर्नेस्ट मैके ने। अब आपको हम दिखाते हैं कि यह चक्की किस प्रकार का था। तो देखिए, ये आपका अवतल चक्की है जिसका किनारे का जो किनारे देख रही है, किनारे है और किनारे का जो भाग है वह आपको पतला है। वहीं अगर बीच के भाग की बात करें तो वो क्या है? तो मोटा है। इसी वजह से इस चक्की का नाम पड़ा है अवतल चक्की। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं चित्र 1 में मैके द्वारा वर्णित अवतल चक्की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कि हड़प्पा सभ्यता का जब खोज हुआ उस समय अवतल चक्की के बारे में सबसे पहले किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? अर्नेस्ट मैके ने। ठीक है, अवतल चक्की भी आप देख ही चुके हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सभी को पता होगा। सिंधु घाटी के जो निवासी होते थे, है ना, सिंधु घाटी के जो निवासी होते थे यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले जो लोग होते थे उनको किन धातुओं का ज्ञान नहीं था? तो याद रखिएगा, उनको जो है सो लोहा का ज्ञान नहीं था। किन धातुओं का ज्ञान नहीं था? लोहा का ज्ञान नहीं था। कहाँ की निवासी की बात कर रहे हैं हम लोग? सिंधु घाटी जो है अभी वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। बिल्कुल, तो बताइए कि सिंधु घाटी की निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का। वहीं अगर हम बात करें कि किन किन धातुओं का ज्ञान था, तो देखिए उनको सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था और तांबा का भी ज्ञान था। बताइए किन किन धातु का नॉलेज था उन लोगों को? सोना का, चांदी का, तांबा का। ठीक है, तो सोना, चांदी और तांबा, इन तीनों धातुओं के बारे में उनको जानकारी था, जबकि लोहा के बारे में उनको जानकारी नहीं था। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए, सोना और चांदी लोग आभूषण के रूप में पहनते हैं और तांबे के बर्तन का यूज करते हैं, तो इसी वजह से आप याद रखिएगा सोना, चांदी, तांबा। सोना, चांदी, तांबा। इसको ऐसे बोल लीजिए जैसे हम बोलते हैं सोना, चांदी।
सोना चांदी और तांबा का ज्ञान था, जबकि लोहा का ज्ञान नहीं था। आइए अब आपका अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। देखिए मोहनजोदड़ो जो है यह आपको सिंधी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कालीबंगान स्थित है, कालीबंगान जो है वो स्थित है कहाँ स्थित है? तो ये आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। कालीबंगान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में स्थित है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और कालीबंगान का अर्थ आप बताएंगे। चलिए आप बताइए, काली चूड़िया, आप काले बताइए। काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया। कालीबंगान का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़िया। काले रंग की चूड़िया। कालीबंगान जो है वो आपको कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान में स्थित है। तो मुझे बताएंगे आप लोग कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। कहाँ है? जयपुर। जयपुर है। ठीक है, इसके बाद है राय बहादुर दयाराम साहनी बोलिएगा, साहनी नहीं बोलिएगा, ठीक है ना, मल्लाह वाला साहनी नहीं है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? अब बताना है आप लोगों को कि राय बहादुर दयाराम साहनी पूरा नाम था, दयाराम साहनी का याद रखिएगा। दयाराम साहनी, साहनी जो हम लोग बोलते हैं, साहनी बोलिएगा। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो याद रखिएगा कि हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। कहाँ पर करवाया था? हड़प्पा में। कहाँ पर करवाया था? हड़प्पा में। बिल्कुल। यानी कि इस प्रश्न को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया है। सीधा सीधा प्रश्न ये है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया। बात समझ में आ रहा है ना? तो वही बात है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ पर उत्खनन करवाया, किस जगह पर? तो हड़प्पा में। हड़प्पा एक स्थल है, हड़प्पा एक पुरातात्विक स्थल है। और किस सभ्यता का स्थल है? सिंधु सभ्यता का स्थल है। आइए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है? ठीक है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता? ये प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण कर लेंगे आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और हम भी यहाँ पर टिक आउट कर देते हैं। ऐसे ऐसे प्रश्न में बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं, क्योंकि आर्यों का देवता ऋग वैदिक काल में देवता, मतलब आपको अलग अलग समय में देवता में परिवर्तन हुआ है, और जिसमें बच्चे अधिकतर फंस जाया करते हैं, इसलिए इसको मुझ में कर लीजिए। तो सैंधव सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे वो आपको भगवान शिव थे। कौन थे? बताइए, सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे? भगवान शिव। शिव थे। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता वो किसके समकालीन, मतलब किसके समय में नहीं मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्रीट की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? क्रीट की सभ्यता। फिर से बोलिए। क्रीट की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, और इस प्रश्न को भी मोस्ट भी कर लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। जबकि किसकी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है, इसको याद रखना है। तो जैसा कि आपको चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इसके बाद है मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, फिर से बोलिए, चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बोलिए। चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। और किस सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है? क्रीट की सभ्यता के समकालीन नहीं मानी जाती है। तो बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? आप बताएंगे। चलिए आप बताइए। क्रीट की सभ्यता। क्या बोलेंगे? क्रीट की सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? क्रीट की सभ्यता। अच्छा, अब आप बताइए कि किस सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। याद हो गया होगा। चलिए आगे है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो आपको मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो है। चलिए, और एक प्रश्न और याद रखिएगा कि हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ठीक है, आइए, पुरातत्व के अंतर्गत कौन एक नहीं है? देखिए, हम पहले पुरातत्व का परिभाषा बताते हैं, फिर आपको हम इस प्रश्न के बारे में बताएंगे। पुरातत्व का मतलब होता है पृथ्वी के नीचे से खोद कर निकाली हुई वस्तुओं को हम लोग पुरातात्विक स्रोत कहते हैं, या पुरातत्व भी कह सकते हैं। हालांकि पुरातत्व एक तकनीक है, आर्कियोलॉजी उसका अंग्रेजी होता है। याद रखिएगा, आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी। बिल्कुल।
पुरातत्व जो है वह विज्ञान है जिसके द्वारा पृथ्वी के नीचे से खुदाई करके निकाली गई वस्तुओं पर अध्ययन किया जाता है, तो उसे ही हम लोग पुरातत्व कहते हैं। तो पुरातत्व के अंतर्गत अब बताइए कि पृथ्वी के अंदर से क्या क्या निकाला गया है अभी तक के जानकारी के मुताबिक, आप लोग बताइए। जैसे कि कुछ स्थल भी निकले हैं, कुछ हड्डी भी निकले हैं, कुछ मूर्तियां भी निकले हैं, कुछ सिक्के भी निकले हैं। तो इस तरह से सिक्का कहे या कोई मकान कहे, इमारत कहे या कुछ हड्डी कहे, बात समझ में आ रहा है? या आपको जो है सो मूर्ति कहे, बर्तन कहे, तो ये सब आपको पुरातत्व के अंतर्गत आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो पुरातत्व के अंतर्गत अब बताइए, आपको पूछा जा रहा है कि पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है भाई साहब। तो ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है, मतलब अ में है आपको साहित्य। बताइए पुरातत्व है कि नहीं है? साहित्य का मतलब पहले समझ लीजिएगा, फिर कहिएगा कि यह पुरातत्व है कि नहीं है। साहित्य का मतलब होता है कोई भी लेख, लिखा हुआ लेख। तो लिखा हुआ लेख धरती के अंदर से आया है? नहीं। तो ये पुरातत्व है कि नहीं है? नहीं ये नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद है आपको सिक्का। ये है। पुरातत्व है कि नहीं है? जोर से बोलिए, पुरातत्व है कि नहीं है? चलिए, अभिलेख बताइए। अभिलेख, अभिलेख का मतलब हम बताए थे, समझाए थे कि अभिलेख में जो है आपको कोई भी पत्थर या कोई भी मजबूत वस्तुओं पर जो है ना उसको लिख दिया जाता है, किसी राजा की जीवनी या राजा के शासनकाल को या कुछ भी लिख दिया जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं अभिलेख। तो अभिलेख भी तो बहुत सारा प्राप्त हुआ है धरती के नीचे से, तो वो पुरातत्व है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। अभिलेख है कि नहीं है? अच्छा, इसके बाद है आपको भनावेश। क्या है? भनावेश। तो भनावेश जो है यह भी आपको, चलिए, तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं है? तो याद रखिएगा, साहित्य जो है पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि कौन कौन आता है? तो सिक्के आते हैं, अभिलेख आते हैं और भनावेश आता है। ठीक है, तो भनावेश जो है यह भी आपको पुरातत्व के अंतर्गत आता है। और ये जो भनावेश देख रहे हैं आप, ये महत्वपूर्ण वर्ड है आपके लिए, चीज याद रखिएगा, परीक्षा में बहुत ज्यादा फंसाएगा आपको। ठीक है, तो बताइए, तो भनावेश किस मतलब किसके अंतर्गत आएगा? पुरातत्व के अंतर्गत। चलिए, आप बताइए कि पुरातत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप बताइए। आर्कियोलॉजी। सही बात। पुरातत्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी, फिर से बोलिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? सॉरी, किसने की? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर दो प्रश्न सीखेंगे आप लोग। सबसे पहले कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? तो कलकत्ता में। कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई बताइए? कोलकाता में। कलकत्ता किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। सही बात, पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? तो विलियम जोन्स ने किया। किसने किया? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने किया। बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो बताइए कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने किया है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई है? कोलकाता में। बिल्कुल। इसके बाद है आपको कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। प्रश्न क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो प्रशासन की प्रणाली थी वह कैसी प्रणाली थी? तो देखिए, वहाँ की जो प्रणाली थी वह आपको नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा था। भाई साहब, वैसे भी हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा नगर नियोजन नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और इसलिए नगर में जो, जैसे कि मुखिया और सरपंच जो होता है आपको अपने गांव घर में, तो नगर के इलाका में मुखिया सरपंच नहीं, उसको मेयर बुलाया जाता है। क्या बुलाता है? मेयर। क्या बुलाता है? मेयर। मेयर बुलाता है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका जैसा था। कैसा था? नगर पालिका जैसा। नगर पालिका जैसा था। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? तो आपको पता है कि हड़प्पा को पहली बार उत्खनन किया कब किया गया? तो 1921 में। 21 ईस्वी में। ये बात हम चर्चा अभी हम पहले प्रश्न पर ही कर दिए थे। तो बताइए कि हड़प्पा का खोज किसने किया है? दयानंद सरस्वती ने। और कब किए हैं? 1921 में। वही प्रश्न तो है यहाँ पर, तो ज्यादा आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, अब जो है सिंधु सभ्यता में गोदी पारा कहाँ से मिला है? अब देखिए, गोदी पारा क्या होता है उसके बारे में आप लोग जरा समझ लीजिए। गोदी पारा को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं डॉकयार्ड। डॉकयार्ड मतलब पनिया जहाज से संबंधित जो है ना,
रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा जो गुमती होता है, जैसे रेलवे स्टेशन एक होता है और एक गुमती होता है, जहाँ पर गुमती पर ट्रेन रुकती भी है थोड़ी समय के लिए। और नहीं भी रुकती है, अगर रुकती भी है तो बहुत कम समय के लिए रुकती है। इसीलिए गोदीपाड़ा जो है, तो गोदीपाड़ा को कहीं कहीं आपको गोदीवाड़ा भी देखने को मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा कि गोदीपाड़ा मतलब पनिया जहाज का छोटा सा गुमती या छोटा सा स्टेशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये जो है सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा जो है वो कहाँ से मिला है? तो ये आपको मिला है लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से। गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है? लोथल से। बिल्कुल सही बात। आगे चलिए, अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई, नृत्य मतलब नाचती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है भाई साहब? मोहनजोदड़ो से मिली है। नाचती हुई लड़कियों की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। आप बताएंगे, सभी बच्चों में से बताएंगे कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? अब बताइए कि जुड़वा राजधानी किसको कहा गया है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। जैसे जुड़वा है, तो आप ही ना बताए थे कि जुड़वा बच्चा कोई कोई खिलाता है, तो जुड़वा मतलब क्या होता है? दूगो। बात समझ में आ रहा है? जिसका जोड़ा हो। आइए, अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत के किस भाग में विकसित हुई है? तो यह आपको भारत के पश्चिम और उत्तर भाग में है, इसलिए उसको मिला करके कहा जाता है पश्चिमोत्तर। क्या कहता है? पश्चिमोत्तर। बिल्कुल, हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के किस भाग में विकसित हुए हैं? पश्चिमोत्तर। तो पश्चिमोत्तर याद रखिएगा। बात समझ में आ रहा है ना? यानी कि भारत के पश्चिम में और उत्तर में है आपको हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर है भारत के? किस एरिया में? भारत के पश्चिम और उत्तर में। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि लोथल जो है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे। भोगवा नदी के किनारे। अब देखिए, लोथल से अभी जस्ट एक प्रश्न पढ़े थे कि लोथल में क्या है? गोदीपाड़ा है। क्या है? गोदीपाड़ा। और गोदीपाड़ा का मतलब बताते हैं कि पनिया जहाज का छोटा सा स्टेशन समझ लीजिए, ठीक है ना? तो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे स्थित, ठीक है। इसके बाद है आपको 22 नंबर में जो प्रश्न है उसको देखिए जरा। निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें, ठीक है। तो कथन क्या है? देखिए, कथन वाला जो प्रश्न है ये आपके इंटरमीडिएट के एग्जाम में नहीं पूछेगा। पहला बात तो ये क्लियर हो जाइए। दूसरा जो है, ये प्रश्न आपको आगे आने वाले जो जॉब होगा, इंटर बाद जो आप जॉब करेंगे, कोई भी जॉब का कोई वैकेंसी का एग्जाम देंगे, तो उस एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ऐसा ही प्रश्न पूछा जा रहा है। पहले एक लाइन वाला प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं पूछा जा रहा है। अब कथन वाला ही प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए नॉलेज के लिए जरा सीखिए, आप लोग ध्यान दीजिए। तो कथनों पर विचार करना है आपको। कथन एक है, ध्यान से सुनिएगा, सीख लीजिएगा कथन को कैसे सॉल्व करेंगे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। बताइए, कथन एक सही है कि गलत है? सही है। कथन एक सही है ना? सही है। तो आप बोलिएगा कि कथन एक जो है वो सही है। कथन एक जो है वो सही है। दूसरा कथन है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। इन कथनों में कह रहा है कि हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। तो आपको बताना कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए, दोनों कथन सही है। मतलब हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया, ये तो बिल्कुल सही है, जो कि आपको ही पता है। दूसरा में थोड़ा आप लोग सोचने लगे होंगे, हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। मतलब जब हड़प्पा टीले का खोज हुआ, उससे पहले आपको दूसरे टीले की खोज की संभावना व्यक्त की जा रही थी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक समझ में आया भाई साहब? हड़प्पा टीले की खोज जब हुई, उससे पहले आपको इससे पहले दूसरे स्थलों की खोज का भी क्या था? संभावना था वहाँ पर। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए, तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। कथन 2 और कथन 1 की सही कथन 2 जो है कथन 1 की सही व्याख्या करता है, ठीक है। चलिए, अब आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। बताइए, 23 नंबर जो प्रश्न है उसमें कथन ए है कि हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। बताइए, सही है गलत है? सही है।
सही है ना, नाली की व्यवस्था अच्छी थी ना, अच्छी थी। सड़क के किनारे नाली बहुत अच्छा बनाया गया था Yes. और जगह जगह पर दिया उसका था। कवर भी दिया गया था, ढक दिया गया था बड़ा बड़ा पत्थर से, हाँ। तो नाली की व्यवस्था उत्तम थी। कथन आर में है कि नालियां इस तरह बनी थी कि उसकी सफाई आसानी से हो सकती थी। बताइए सही कि गलत है? सही है। बिल्कुल सही है। चलिए, तो अ में जो आप देख रहे हैं ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। जबकि इसका आंसर जो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका अ ही होगा। ए और आर दोनों सही है। अभी आपने बताया कि नाली की उत्तम प्रबंध थी, नाली की उत्तम व्यवस्था थी सफाई और साथ करनी। में नाली इस तरह से उसका बनावट था कि नाली अपने आप आसानी से सफाई हो जाती थी। बात समझ रहे हैं ना? चलिए, तो ए और आर दोनों कथन सही है। आर जो है ए की सही व्यवस्था है। आर जो है ए की सही व्यवस्था है। इसके बाद आपको 24 नंबर में जो प्रश्न है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? अब पहले बताइए कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया? राखलदास बनर्जी ने। बिल्कुल, तो वही राखलदास बनर्जी जो है, वही राखलदास बनर्जी आपको मोहनजोदड़ो का खोज किया है। और कब किया है वही आपसे पूछा जा रहा था। तो 1922 ईस्वी में किया है। कब किया है? 1922 ईस्वी में। बिल्कुल। चलिए आगे बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बताइए आप लोग। मोहनजोदड़ो से। तो सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो मिले हैं वो आपको मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और साथ में एक प्रश्न और याद रखिएगा कि विशाल स्नानागार कहे या विशाल अन्नागार कहे, यह भी आपको मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। बात समझ रहे कि नहीं? अगला प्रश्न है आपका 26वें कथन वाला है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। बताइए कथन ए सही है कि गलत है? सही है। सही है, बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई थी वह हड़प्पा है। बताइए सही कि गलत सही है? है। मतलब ये हुआ कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार जो जिस स्थल की खुदाई हुई वो कौन सी है? हड़प्पा है। तो कथन ए और आर दोनों सही है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसमें इसका आंसर ऑप्शन नहीं था, बस ए और आर दोनों ऐसे ही बताना था आपको। ठीक है, तो ये 26 और 23 और 22 प्रश्न जो आप लोग कथन वाला पढ़े हैं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको हम बता दिए। आइए, अब जो आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। अब बताइए कि जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? ये प्रश्न तो आपको पहले ही बता दिए थे। जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक ही प्रश्न था लेसन 1 में, जो कि प्रारंभिक नगरों की कहानी थी। और इस कहानी के अंतर्गत जो कुछ महत्वपूर्ण आपके MCQ प्रश्न था, मतलब कि बहुवैकल्पिक प्रश्न जो था, यह हम लोग खत्म यहाँ पर करते हैं। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में कुछ रिक्त स्थानों को लेकर के उपस्थित होंगे और उसके ठीक अगली वीडियो में हम लोग कुछ सत्य और असत्य कथनों को लेकर के भी उपस्थित होंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।